वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। इस चैनल को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है। एक सेक्शन होगा जो करंट अफेयर्स पे डिवोटेड होगा जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपका सुटेबल होगा, और एक सेक्शन होगा ना जो फोकस करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स पे। तो ये जो वीडियो है ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स पे आपका बना हुआ है। इसमें वो सारे न्यूज़ को चूज़ किया गया है जो स्पेशली रेलिवेंट होता है आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी या सेबी जो एग्ज़ाम्स वगैरह लेती है, या नाबार्ड भी जो एग्ज़ाम देता है ना, उसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया, उसी तरह से इसको फ्रेम किया गया है। आज के बाद कोशिश यही रहेगा, क्योंकि हमारे पास देखो मैन पावर है नहीं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इस पर आपका जनरल करंट अफेयर्स आएगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आपका करंट अफेयर्स आएगा। तो ये सेग्रीगेट कर दिया गया है ताकि जो सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का कर सकते हैं, प्लस अपना करंट अफेयर्स का जो आता है वो उसको भी आप देख सकते हो। इससे ना थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा और आपको भी एग्ज़ाम में की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। दुबई की एक बैंकिंग कंपनी है एमिरेट्स एनडीबी, आपने सुना होगा। इसने ऑफ़र किया था आरबीएल में 60% शेयर्स को बाई करना के लिए, लेकिन आप जानते हो सेबी का रूल है, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहता है और अगर उसमें 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स बाई करना चाहता है तो उसको मैंडेटरली पब्लिक ऑफ़र लेकर आना पड़ता है। तो एमिरेट एनडीबी पब्लिक ऑफ़र लेकर आएगा जिसमें वो पब्लिक को कहेगा अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हो आरबीएल में तो आप हमें बेच सकते हो। ये 12 दिसंबर को ये पब्लिक ऑफ़र ओपन होगा। हम लोग डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। एक तरफ तो देखो एमिरेट्स एनडीबी वो इन्वेस्ट कर रहा है आरबीएल में, दूसरी तरफ जो ऑटो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा उसने आरबीएल बैंक में अपना सारा शेयर्स बेच दिया है और वो इस कंपनी से बाहर निकल रहा है। अब क्योंकि देखो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया के प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसमें रूल्स आ जाते हैं अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वोटिंग राइट्स। तो फिर अभी आरबीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वोटिंग राइट्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्लैकस्टोन, उसने कहा है कि फेडरल बैंक में वो इन्वेस्ट करेगा। कितना करेगा? 6196.51 करोड़, 6196.51 करोड़। फिर ब्रुकफील्ड RIEIT रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसने एक डील साइन किया है बेंगलुरु में जिसमें वो ऑफिस खरीद रहा है, ठीक है, और ये भारत में अभी तक का सबसे बड़ा इस तरह का डील है। तो RIET क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेबी ने म्यूचुअल फंड रूल्स को अमेंड किया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करेंगे RIET में तो उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सेबी पे रहते हैं, उसने जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी में IPO से पहले उस पर बैन लगा दिया है। फिर सेबी ने अलाउ कर दिया है ट्रांसफ़र ऑफ PMS बिजनेस फ्रॉम वन फंड मैनेजर टू अनदर। PMS होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू साइन एन एग्रीमेंट विद द स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है थ्रू सैटेलाइट। ये एलन मस्क की कंपनी है जिसके साथ महाराष्ट्र पहला स्टेट हो गया जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है। फिर बैंकिंग सेक्टर्स में सेंसिटिव सेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भुवनेश्वरी ए, इनको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ SBI कैप सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ऑल्टो, मारुति की जो कार है भारत की सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार है। और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के पैटर्न पे आपके बनाए गए हैं, उसको भी थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करो। देखो पहला न्यूज़ क्या है, एमिरेट्स एनडीबी
ये पब्लिक लॉ ऑफर लेकर आएगा टू बाई 26% शेयर्स ऑफ द आरबीएल, और ये ओपन होगा कब? दिसंबर, 12 दिसंबर को ओपन होगा। ठीक है, तो ये ऑफर वो क्यों दे रहा है? टू कंप्लाई विद द सेबीज रेगुलेशन अंडर द सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशन 2011। ठीक है, यानी कि सेबी का जो रूल है सब्सटैंशियल एक्शन एंड शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशन 2011, उसके तहत उसको ये ऑफर लेकर आना पड़ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा मतलब समझ ले, फिर एग्जाम्स का पोर्शन कर लेते हैं। भारत में देखो रूल है, सेबी का रूल क्या है, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी होगा, लिस्टेड का मतलब होता है ना जिसका शेयर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है भारत में, और आप जानते हो भारत में मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएसई और दूसरा कौन है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सिर्फ अपना एनएसई और बीएसई के नाम से जाने जाते हैं। तो जो भी कंपनी लिस्टेड होगा इन स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, उसको कहेंगे लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब हम इसको मार्केट से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसलिए वर्ड यूज़ किया था पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, यही वर्ड यूज़ करते हैं ना इसको। अब देखो, एक होता है जिसको सेबी कहता है एक्वायरर, और एक होता है टारगेट। एक्वायरर और टारगेट, देखो सितंबर में आरबीएल जो लिस्टेड है आपका स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, आरबीएल ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि हमें एक ऑफर मिला है। ऑफर मिला है किससे? एमिरेट्स एनडीबी बैंक से। ऑफर मिला है कि एमिरेट्स एनडीबी बैंक हमारे कंपनी का 60% शेयर्स बाई करना चाहता है, और इसके बदले में वो हमें पे करेगा कितना? 26,853 करोड़, जो लगभग आपका होता है $3 बिलियन के आसपास। ठीक है, उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्वायरर। एक्वायरर यहाँ पे कौन है? एमिरेट्स एनडीबी, इसको हिंदी में कहना अधिग्रहण करता। कौन खरीद रहा है? तो एक्वायरर कौन है? एमिरेट्स एनडीबी। टारगेट कौन है? आरबीएल। वो खरीदना चाहता है शेयर किसका? टारगेट का। अगर आप 60% शेयर खरीद लोगे आरबीएल में, इसका मतलब आरबीएल का ओनरशिप का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब आरबीएल का ओनर कौन हो जाएगा? मेजॉरिटी ओनर कौन हो जाएगा? एमिरेट्स एनडीबी हो जाएगा, क्योंकि 51% या उससे ज़्यादा जब आप इक्विटी शेयर्स बाई करते हो किसी कंपनी में, तो आपके पास उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाता है, मेजॉरिटी ओनरशिप आ जाता है। इसलिए देखते हो ना, अगर किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, और अगर नॉन गवर्नमेंट के पास होता है तो फिर हम लोग कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में भी अगर कोई विदेशी होगा तो फिर उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इसका मतलब आरबीएल एक विदेशी कंपनी बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, अगर एमिरेट्स उसमें 60% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद सकता है। तो एमिरेट्स एनडीबी यहाँ पे हो गया एक्वायरर, और टारगेट कंपनी हो गया आपका आरबीएल। सेबी ने एक रूल बनाया है, सेबी का रूल है सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशन 2011। इसको माना जाएगा टेक ओवर, यानी कि एमिरेट्स एनडीबी टेक ओवर कर रहा है किसका? आरबीएल का कर रहा है। ये फेयर हो, सबके लिए अच्छा हो, इसलिए सेबी ने ये रूल बनाया है। इस रूल में क्या कहता है, अगर एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी में, टारगेट कंपनी कौन होगा? जो पब्लिकली लिस्टेड है, उसमें 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट, 25% शेयर्स या वोटिंग राइट्स खरीद रहा है, तो फिर उसको एक ऑफर लेकर आना होगा, और कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर्स हैं उनको एक मौका देगा कि अगर आप चाहते हो
तो आप कंपनी का शेयर मुझे बेच दो और आप कंपनी से चुपचाप निकल जाओ, क्यों, अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है। इसको कहा जाता है पब्लिक ऑफर। अब क्योंकि एमिरेट्स एनडीबी 25% से ज़्यादा शेयर बाई कर रहा है आरबीएल में, इसीलिए सेबी के टेक ओवर रेगुलेशंस के तहत एमिरेट्स को मैंडेटरली अब एक पब्लिक ऑफर लेकर आना पड़ेगा फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ आरबीएल बैंक। इसीलिए एमिरेट्स एनडीबी पब्लिक ऑफर लेकर आएगा 12 दिसंबर को, और वो प्रपोज करेगा कि हम कितना बाई करेंगे, 26% स्टेक बाई करेंगे आपसे। तो जो आरबीएल बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, जिनको लगता है कि एमिरेट्स उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, आरबीएल को ठीक से नहीं संभाल पाएगी, हम चाहते हैं कि इससे निकल जाए, तो वो अपना शेयर बेच सकता है किसको, एमिरेट्स को। लेकिन एमिरेट्स मैक्सिमम कितना शेयर बाई करेगा, 26% ऑफ द आरबीएल बैंक पब्लिक से बाई करेगा। यही होता है इसमें। देखो ये कंसेप्चुअल है। आप कहोगे कि 12 दिसंबर को जो होने वाला है वो अभी क्यों बताया जा रहा है। देखो इस सेगमेंट को शुरू करने का मकसद ही यही है, फाइनेंस के टर्म्स जो इस बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता, सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाना है। यही यूएसपी है इस बेसिकली वीडियो बनाने का, ठीक है, और समझाने का। इसका मतलब इसीलिए सेबी के रूल्स के मुताबिक एमिरेट्स ने ये ऑफर दिया है। अब आपको क्लियर है लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होता है, एक्वायरर और टारगेट कौन होता है जब किसी कंपनी का टेक ओवर किया जाता है, और कब, जब एक्वायरर किसी कंपनी में 25% शेयर्स या वोटिंग राइट्स बाय करेगा, तब तो उसको एक पब्लिक ऑफर लेकर आना ही पड़ता है फॉर द टारगेट कंपनीज शेयर होल्डर्स। ये देखो कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत, ठीक है। और जो इस तरह के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देगा ना, उसको आप समझो उसके मार्क्स क्वांटम जंप होता है। याद है, ठीक है। अब देखो सिंपल एग्जाम के लिए क्या याद करना है। सिंपल एग्जाम के लिए याद करना है कितना परसेंट बाई करेगा, 60%। पैसे कितने होंगे, 26,853 करोड़, 26,853 करोड़, ठीक है। बैंक्स वाले एग्जाम में आपको पैसे याद रखने पड़ेंगे भाई, कोई उपाय नहीं है, पूछते हैं वो लोग। तो 26,853 करोड़ याद रखना है। 60% शेयर्स, पब्लिक से कितना बाई करेगा, 26%। इसको कहा जा रहा है भारत में ये सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इससे पहले जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था वो था एसएमबीसी का, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ये जापान की कंपनी, फाइनेंस कंपनी है। इसने पहले 20% शेयर बाई किया था यस बैंक में, एसबीआई और दूसरे सारे बैंक से खरीदा था। उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट था ना उस समय 13,483 करोड़ था, और ये 26,000 करोड़ है ना। इसका मतलब आरबीएल से पहले सबसे बड़ा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ था ना वो यस बैंक में हुआ था एसएमबीसी के द्वारा। और अभी कुछ दिन पहले एसएमबीसी ने कहा था कि हम इसमें 4.99% और शेयर बाई करना चाहते हैं यस बैंक में। तो टोटल कितना हो गया, 24.99। देखो आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, देखो 24.99 है ना। क्यों, क्योंकि ये 25% से कम है। क्योंकि अगर जैसे ही 25% होगा तो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को पब्लिक ऑफर लेकर आना पड़ेगा यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। इसीलिए देखो ये 4.99 पे रुक गया है, यानी कि 24.99 पे ही रुक गया है। इसीलिए 25% याद रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का, मतलब इस टॉपिक का। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लें आरबीएल के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा था, आरबीएल इसका पहले नाम था रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1943 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये मुंबई है। इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। और अभी इसके एमडी और सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं, मनिया कुमार सॉरी हैं। और ये जो एमिरेट्स एनडीबी है ना, ये कहाँ की बैंक है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की बैंक है। और ये बेस है कहाँ पे, दुबई।
ठीक है, ये दुबई बेस्ड बैंक है, आरबीएल में रहे, छोटा सा न्यूज़ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको हम लोग जानते हैं ऑटो मेकिंग कंपनी, ये आपका बनाता है ना बोलेरो, एक्सयूवी, ये सब बनाता है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, सॉरी आरबीएल बैंक में वो अपना सारा शेयर बाई सेल कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कितना स्टेक था? 3.45%, और वो कितने में बेच रहा है? 682 करोड़। याद रखना, इसमें भी सिर्फ याद रखना है पैसा, 682 करोड़ में 3.45% शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच रहा है आरबीएल में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2023 में इसमें इन्वेस्ट किया था आरबीएल में, और उस समय इन्वेस्टमेंट था 417 करोड़। ये जो न्यूज़ आ गया ना एमिरेट्स एनडीबी का, इसके बाद आरबीएल के शेयर प्राइस में उछाल आना शुरू हो गया। महिंद्रा ने सोचा मौका अच्छा है, जो भी थोड़ा एप्रिसिएशन हो रहा है ना, बेच के निकल जाओ। खुद देख लो महिंद्रा को कितने का 200-250 करोड़ से ज़्यादा का फायदा हो रहा है। तो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा एग्जिट कर रहा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसमें अब कर लेते हैं कंसेप्चुअल चीज़। कंसेप्चुअल चीज़ क्या है? एफडीआई एंड वोटिंग राइट्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ना बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। बेसिक फंडा यही समझो, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब होता है डायरेक्ट, एफपीआई पी का मतलब होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिक देखो डिफरेंस क्या है। ये दोनों जो होते हैं वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, या सिंपल अगर रखें तो फॉरेनर्स के द्वारा किया जाता है भारत की कंपनी में। एफडीआई का मतलब होता है कि वो भारत में जब इन्वेस्ट करते हैं ना किसी कंपनी में, उनका मेन मकसद क्या होता है? वो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। एफपीआई, ये लोग बेसिकली जो इन्वेस्ट करते हैं ये भी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एफपीआई जनरली कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करता। एफपीआई के अंदर ही एक कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं एफआईआई, ठीक है। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है, इसमें ना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का मतलब देखो क्या हो गया? कंपनी, जैसे विदेशी कोई म्यूचुअल फंड हो गया, या वहाँ की पेंशन फंड हो गई, सॉवरेन वेल्थ फंड वगैरह हो गया। तो जो एफआईआई होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट में, वो भी कंपनी के सिक्योरिटीज, शेयर्स, जो लिस्टेड कंपनी होता है इसका शेयर, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते बेचते रहते हैं। और वो कोशिश करते हैं ना कि कंपनी के मैनेजमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो बढ़ता रहे। तो एफपीआई जो होते हैं वो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट में नॉर्मल इंटरफेयर नहीं करते। एफआईआई एफपीआई का ही एक पार्ट है, ये भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एफपीआई के बदले ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, ताकि कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़े। जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स, मैंने एफडीआई लिख दिया है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जब कहते हैं ना, उसमें एफडीआई और एफपीआई दोनों आ जाता है। एफपीआई जब बोलेंगे तो उसमें एफआईआई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। आरबीआई का रूल क्या कहता है? अगर हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, ठीक है। पेड अप कैपिटल अभी थोड़ा भूल जाओ, रफली समझो, अगर कंपनी में 100 इक्विटी शेयर्स है तो उसमें से वो 74 इक्विटी शेयर्स तक खरीद सकते हैं, यानी 74% हो गया, ठीक है। अंडर ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक का मतलब होता है ना आपको गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आइए और ख़रीद लीजिए। अब देखो, इस 74% के अंदर इंक्लूड होता है एफआईआई। आरबीआई का रूल कहता है 74% के अंदर एफआईआई मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? 24%। इसका मतलब अगर जैसे सपोज करो
आपका है HDFC बैंक। अगर उसमें 100 शेयर्स हैं तो HDFC बैंक में 74 शेयर्स विदेशी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें जो FII होंगे वो मैक्सिमम खरीद सकते हैं कितना, 24। लेकिन RBI कहता है अगर HDFC बैंक, उसका बोर्ड एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे और वो कहे कि नहीं कि हमारे बैंक में ना FII 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब फिर HDFC बैंक में FII 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा क्या रखना है, प्राइवेट बैंक में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% हो सकता है, FII नॉर्मली 24% होगा, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर बैंक, उसका बोर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे और कहे कि हम इसको बढ़ा के 49% कर रहे हैं, ऑफ कोर्स RBI से परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर उस बैंक में, सिर्फ उसी बैंक में FII अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कर सकता है कितना, 49, लेकिन सब मिला के 74% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तक ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल FII होगा, ठीक है, उसका शेयर कितना हो सकता है, 10%। इसका मतलब सारे FII मिल जाएं तो उनका 24% नहीं हो सकता उससे ज़्यादा, या अगर बैंक ने बढ़ा दिया तो 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक सिंगल FII की बात करें तो मैक्सिमम वो कितना होल्ड कर सकता है, 10% पेड अप कैपिटल होल्ड कर सकता है, ठीक है। NRI याद रखना, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है इंडियन सिटीजन लेकिन भारत में नहीं रहते, ठीक है, तो NRI भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। एक NRI जो NRI है इंडिविजुअली वो कितना होल्ड कर सकता है, 5%। ये देखो सब 74% के अंदर आ रहा है ब्रेकअप के अंदर। तो एक इंडिविजुअल NRI जो है ना, वो HDFC बैंक में 5% तक का शेयर होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर बैंक सारे NRI मिल जाएं तो वो मैक्सिमम जा सकता है कितना, 10%। तो एक इकलौता NRI 5%, 4, 5, 10, 20, 100 NRI ने इन्वेस्ट किया HDFC बैंक में, सबको मिला के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। हाँ, अगर HDFC बैंक का बोर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कह दे कि हम अपने बैंक में NRI का कोटा, इन्वेस्टमेंट कोटा बढ़ा के 24% करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर दोहरा रहे हैं, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ना 74% के अंदर ही होगा, ठीक है। तो सिंपल फंडा, प्राइवेट बैंक्स में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 74%। FII सारे FII मिला दें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 24%। हाँ, अगर बैंक का बोर्ड इसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तो इसको बढ़ा के 49 कर सकते हैं। एक इकलौता FII 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकता। NRI का इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एक इकलौता NRI 5% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता प्राइवेट बैंक्स में। NRI एक कैटेगरी के रूप में या समूह के रूप में 10% से ज़्यादा बाई नहीं कर सकता। अगर बैंक के बोर्ड ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो सारे NRI मिलके 24% से ज़्यादा नहीं बाई कर सकते, ठीक है। चलो, अब वोटिंग राइट्स क्या होगा इसमें, बैंक्स में, ठीक है। याद रखना, जो प्रमोटर नहीं है, अगर प्रमोटर को छोड़ दें तो किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का वोटिंग राइट जो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसको बढ़ा के किया सकता है 26% विद द परमिशन ऑफ RBI। इसका मतलब देखो क्या है, अगर एमिरेट्स NDB 60% शेयर बाई कर लेता है, ठीक है, RBL में, तो नॉर्मली 60% अगर वो शेयर बाई करता है तो 60% उसका वोटिंग राइट होना चाहिए RBL में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि RBL एक प्राइवेट बैंक है। तो अगर एमिरेट्स NDB वोट करेगा ना तो उसके वोट का वैल्यू सिर्फ कितना होगा, 10%, जबकि उसके पास 60% शेयर्स है, क्योंकि एमिरेट्स NDB प्रमोटर नहीं है RBL का, ठीक है। अगर RBI ने स्पेशल परमिशन उसको दे दिया
तो भले ही उसके पास 60% शेयर्स क्यों ना हो आरबीएल का, उसको, लेकिन उसके वोट का वैल्यू सिर्फ कितना होगा, 26% होगा। ये आरबीआई इसलिए रोक लगाता है ताकि कोई एक व्यक्ति या कंपनी किसी बैंक पे टोटल कंट्रोल ना कर सके। उसके बहुत सारे रीज़न है, वो अभी छोड़ दो, ये इसका समझ में आ गया। प्रमोटर को छोड़कर एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होगा, देसी हो या विदेशी हो, उसका वोटिंग राइट कितना होता है, 10% होता है नॉर्मली। और आरबीआई के परमिशन से इसको बढ़ा के कितना किया सकता है, 26% किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ था वो था ब्रुकफील्ड RIT साइंस रिकॉर्ड ऑफिस डील इन बेंगलुरु। पहले तो फुल फॉर्म देख लो, REIT का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ। सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, और ये रेगुलेटर होता है कैपिटल मार्केट का। तो पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है, फिर RIT के बारे में जानेंगे। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफ इकोवर्ल्ड, ठीक है, स्पैनिंग 7.7 मिलियन स्क्वायर फीट इन बेंगलुरु। इसका वैल्यू कितना है, 13,125 करोड़। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफिस एक्विजिशन ट्रांजेक्शन डील इन इंडिया ऑन ए 100% एक्विजिशन बेसिस। ठीक है, देखो पहले एक तो देखो यही याद रखना है कि पैसे कितने लगेंगे। इसने कितने पैसे दिए हैं, 13,125 करोड़, 13,125 करोड़। ठीक है, ब्रुकफील्ड RET उसने ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा है इकोवर्ल्ड से। इकोवर्ल्ड बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, उसने ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया होगा बेंगलुरु में। और इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स कितना है, फैला हुआ है 7.7 मिलियन स्क्वायर फीट। इसका मतलब बहुत बड़ा होगा ये। इसको भारत में अभी तक सबसे बड़ा डील माना जा रहा है इस तरह का। ठीक है, ये देखो मेन मकसद यहाँ पे ये था ना, ये बेंगलुरु में खरीदा वो नहीं, मेन मकसद था आपका RIT के बारे में जाना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देखो होता क्या है। रियल इस्टेट तो जानते हो, प्रॉपर्टी का जब कमर्शियल यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं रियल इस्टेट। इसका मतलब जब प्रॉपर्टी के लिए हम लोग शॉपिंग मॉल बनाते हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बनाने का मेन मकसद क्या होता है, उसको रेंट पे लगा देते हैं। तो रेंट पे लगाएंगे तो फिर इससे हमें कमाई होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है कमर्शियल पर्पस रियल इस्टेट के लिए, इसीलिए इसको रियल इस्टेट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगर रियल इस्टेट है, बिजनेस बूम कर रहा है, आप जानते हो ऑफिस का किराया बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब अच्छा खासा आपका इनकम होता है। लेकिन एक आम आदमी आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं खरीद सकता, उसके लिए उसको करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा, उसके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। तो फिर वो करे कैसे, कैसे इसमें इस क्षेत्र में आए ताकि वो भी ना ऑफिस से जो इनकम होता है, रेंट का इनकम, उसको मिले। इसका सोल्यूशन है REIT। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ब्रुकफील्ड है, ठीक है, अब इसने ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीद लिया इकोवर्ल्ड से। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना, इसको रेंट पे देगा। रेंट पे देगा, इसका मतलब इसको एक रेगुलर इनकम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रुकफील्ड उसी से पैसा कमाएगा। ये ब्रुकफील्ड को और पैसे चाहिए, तो ब्रुकफील्ड इंडिया क्या करेगा, ये जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स उसने खरीदा है ना इकोवर्ल्ड से, उसका पूरा का पूरा या कुछ उसका एक पार्ट वो ना पब्लिक को बेचेगा। इसके लिए वो लेकर आता है IPO। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वर्ड यूज़ करते हैं IPO। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो लेकर आता है मार्केट में और पब्लिक को कहता है आप इसमें इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करो, आप इसका एक यूनिट खरीदो। म्यूचुअल फंड अपना शेयर नहीं, यूनिट बेचते हैं, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह अपना यूनिट बेचेगा। अब तो 10 से 15 हज़ार रुपये तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, इसके बदले आपको यूनिट मिलेगा।
ठीक है, तो वो आईपीओ लेकर आ गया ब्रुकफील्ड, और फिर वो क्या करेगा, ब्रुकफील्ड REIT आईपीओ लेकर आ गया, और फिर वो क्या करेगा, अपने आप को लिस्ट कर देगा एक स्टॉक मार्केट पे, NSE या BSE पे। बिल्कुल एक शेयर के भांति ना हम इसको वहाँ पे खरीद सकते हो, इसके यूनिट को वहाँ पे खरीद सकते हो और बेच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इको वर्ल्ड का जो ऑफिस था बहुत बड़ा था, हम नहीं खरीद सकते, लेकिन अब उसमें हमें थोड़ा सा हिस्सेदारी मिल गया इस यूनिट के तहत। सेबी क्या कहता है ब्रुकफील्ड को, जिस जिस ऑफिस का यूनिट आपने बेचा है पब्लिक को, ठीक है, आईपीओ के थ्रू, उससे जितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, सॉरी इनकम हो रहा है आपको, उसका 90% जो होगा ना, उसको यूनिट होल्डर में आपको बांटना पड़ेगा। तो फिर कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे बांटता है, कंपनी अपना प्रॉफिट बांटता है थ्रू डिविडेंड, इसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं ना। तो इसका मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगा, ब्रुकफील्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो इको वर्ल्ड से उसने खरीद के जो ऑफिस को रेंट पे लगाया, तो उससे जो भी प्रॉफिट उसको होगा उसका 90% उसको यूनिट होल्डर में बांटना पड़ेगा। याद रखना, यूनिट होल्डर को इसमें क्या मिलता है, डिविडेंड। ये देखो इस तरह क्वेश्चन एक बार सिविल सर्विस में भी आया हुआ था। सिविल सर्विस में तो 4-5 ऑप्शंस कर देते ना उसमें, कि ये भी था कि उनको डिविडेंड मिलेगा या इनकम मिलेगा, सॉरी डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। उनको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, उनको एक डिविडेंड मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें बैठे बिठाए इनकम भी मिल रहा है कम पैसे लगा के, और अगर ऑफिस का रेंट बढ़ेगा या फिर वो जो प्रॉपर्टी है उसका भाव बढ़ेगा, तो फिर यूनिट का वैल्यू भी क्या होगा, एप्रिशिएट करेगा। जैसे कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो नॉर्मली उसके शेयर्स के वैल्यू भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो हमें कैपिटल एप्रिशिएशन का भी फ़ायदा होगा और हमें डिविडेंड का भी फ़ायदा होगा। इसी को कहते हैं REIT। आप जो याद रखोगे ना कंसेप्चुअल चीज़ में, REIT का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। और सेबी में रजिस्टर्ड होता है एज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बाद में कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। भारत में अभी तक 3 लिस्टेड हैं REIT, एक ब्रुकफील्ड है, एक एम्बेसी है, एक और है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो एक ब्रुकफील्ड है, एक एम्बेसी है, एक और है, 3 हैं जिन्होंने पब्लिक ऑफर लेकर आए हुए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना REIT में, हम और आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो REIT एक रफ आइडिया आपको दे दिया क्या होता है। सेबी में ही रहते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड रूल्स में थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे। सेबी का नया रूल क्या कहता है, जो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द यूनिट्स ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसको माना जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट 10% ऑफ इट्स स्कीम कॉर्पस इन द यूनिट्स ऑफ ए सिंगल REIT। इसका मतलब म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो REIT का यूनिट्स बाई करेंगे, उसको माना जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। इक्विटीज मतलब रफली समझो एक शेयर्स। और एक म्यूचुअल फंड जितना उसके पास कॉर्पस मतलब जितना पैसा उसने इन्वेस्टर से इकट्ठा कर रखा है, उसका मैक्सिमम 10% किसी एक सिंगल REIT में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इतना इसमें याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेबी का ही है। सेबी ने म्यूचुअल फंड वालों को प्री IPO, किसी कंपनी के प्री IPO में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है, ठीक है। IPO का मतलब जानते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसका एक डेट होता है ना कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो अनलिस्टेड कंपनी होता है वो अपना शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को, उसका एक डेट होता है। जैसे सपोज करो क्या हो गया, 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक, इसी में पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो IPO से पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एंकर इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। उस तरह के इन्वेस्टर्स इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते थे ना, कंपनी उनको अप्रोच करती थी, जो कंपनी IPO लेकर आना चाहते थे, और वो कहते थे ना
हम पब्लिक के पास जाएंगे, हमारा एक शेयर का वैल्यू मान लो सपोज करो 100 रुपये का है, हम आपको 80 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं, आप खरीद लो। म्यूचुअल फंड वाला सोचता था 100 का माल मिल रहा है 80 रुपये में, क्यों ना खरीद लें। ये म्यूचुअल फंड वाले करते थे, इसलिए इसको कहते हैं प्री आईपीओ, ठीक है। लेकिन सेबी ने कहा कि नहीं, अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज अ एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होता है, इसका देखो हम लोग ना एक डिटेल किया है सेबी का रूल्स के बारे में, ठीक है। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाले थे फॉर इन्वेस्टमेंट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, उसने रूल्स में चेंजेस वगैरह किए हैं। वो सारा जो है ना डिटेल में है, वो आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वो लिंक आपको हम दे देंगे इसी के साथ, नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लेना। तो यही याद रखना, सेबी ने म्यूचुअल फंड वालों को प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से साफ मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है। आप जानते हो एंकर इन्वेस्टर्स में से 1/3 जो शेयर्स होता है ना, वो म्यूचुअल फंड वालों के लिए रिजर्व कर रखा है म्यूचुअल सेबी ने। सेबी ने ऐसा देखो क्यों किया, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट होता है उसमें म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं वो बेसिकली बाय करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब हो गया जो किसी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं है। आईपीओ का मतलब ही होता है कि उस कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी है, तभी तो आईपीओ कह रहे हैं ना। तो अगर आईपीओ से पहले आप उसको बाय कर रहे हो, इसका मतलब आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हो। अब म्यूचुअल आरबीआई सेबी क्या कहता है ये तो आईपीओ आने के महीनों पहले कर लिया जाता है, लेकिन सपोज करो किसी कारणवश कंपनी का आईपीओ पोस्टपोन हो गया, हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, तो फिर क्या होगा, उस समय कंपनी को शेयर का वैल्यू बहुत ही कम मिलेगा, तो फिर कंपनी लगा आईपीओ लेके आना पसंद नहीं करेगा, या कंपनी में ही कुछ लफड़ा हो गया, हो सकता है कंपनी आईपीओ लेकर टाइम पर ना आए, तब तो म्यूचुअल फंड वाले फंस जाएंगे ना, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स जो होता है उसको बेच नहीं सकते आप पब्लिक के पास, बहुतों के तो पास पता ही नहीं होता, तो फिर उसको जब आप बेचने जाओगे ना तो अधिकतर ये ग्रे मार्केट में बिकेगा, या फिर वो खरीदेगा जो अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। इसमें फिर क्या होगा, बार्गेनिंग पावर आपके पास नहीं रहेगा, खरीदने वाले के पास नहीं, खरीदने वाले के पास होता है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड वाले को बहुत डिस्काउंट पे वो शेयर बेचना पड़ सकता है। इससे तो म्यूचुअल फंड वाले को नुकसान ही नुकसान है ना आपका। और दूसरा कारण ये भी है कि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, वो अनलिस्टेड शेयर्स में, जो अनलिस्टेड कंपनी होता है ना, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेबी ने इसको मना कर दिया। तो ये समझ लो एक तरह का अनइथिकल प्रैक्टिस था म्यूचुअल फंड वालों का, जिसको सेबी ने बैन कर रखा है, ठीक है। सेबी का ये न्यूज़ है। सेबी ने अलाउ कर दिया है ट्रांसफर ऑफ पीएमएस बिजनेस फ्रॉम वन फंड मैनेजर टू अनदर। पहले तो देख लो पीएमएस का फुल फॉर्म, पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 50 लाख रुपीज़, ठीक है। सेबी का देखो ये होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लो, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 50 लाख रुपीज़ का होता है। ये देखो पीएमएस है क्या, जैसे एक इंडिविजुअल है, पैसे वाला है, अमीर आदमी है, ठीक है, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड है, मान लो उसके पास फंड कितना है, 50 लाख रुपए है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, इसका मतलब अमीर आदमी होगा हिंदुस्तान के हिसाब से। वो इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है, वो तो कर सकता है गोल्ड में, वो खुद जाके गोल्ड खरीद ले। गोल्ड में प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप उसको रखोगे, चोरी हो जाएगी, और हिस्टोरिकली गोल्ड में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है, डिस्पाइट अभी गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और गोल्ड में ना बेचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेचोगे तो किसको बेचोगे, कौन सोना खरीदता है, वो घर के बगल में जो आपका ज्वेलर है ना वही सोना खरीदेगा, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे खरीदता है, ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन आपको आ जाता है ना, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो। लेकिन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कब शेयर खरीदे कब बेचें, ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो फिर आपको एक कंपनी अप्रोच करता है, वो कहता है ना मेरे पास क्वालिफाइड पर्सन है, ये याद रखना म्यूचुअल फंड वाले नहीं है, ये उससे अलग होता है। वो आपको इन्वेस्ट कहता है ना, आप हमें पैसा दे दो, हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन है, वो आपके पैसे को मैनेज करेगा।
वो आपके नाम पे शेयर्स वगैरह खरीदेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से खरीदेगा। शेयर्स आपके ही नाम पे रहेगा, सब चीज़ आपके नाम पे रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके पास नॉलेज ज़्यादा है तो ये आपसे बेहतर ढंग से आपके पैसे को मैनेज कर सकता है, ठीक है। और इसके बदले ना वो आपसे एक फीस लेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यही रहता है, लेकिन इसमें देखो कोई गारंटी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में कभी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। सेबी अब क्या कहता है कि भारत में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है इसको रेगुलेट करता है सेबी। इसके लिए पहले सेबी से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फिर ये सर्विस कौन ऑफर कर सकता है? ये म्यूचुअल फंड वाले ऑफर कर सकते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड के होते हैं वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं वो कर सकते हैं। इवन बैंक्स वाले जो है ना वो सब भी ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेबी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। सेबी कहता है कि अगर आपको लगता है जो आपका पीएमएस मैनेज कर रहा है, जो मैनेजमेंट, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप अपना फंड दूसरे मैनेजमेंट के पास ट्रांसफ़र करना चाहते हो, दूसरे को देना चाहते हो ये काम, तो उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? सेबी से लेना पड़ेगा। यही होता है पीएमएस। आप ध्यान रखना, पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कितना होता है? 50 लाख रुपीज़ का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही देखना पूछेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र is the first state in India to sign an agreement with Starlink. Starlink Satellite Communication Private Limited, ये कंपनी है एलियन मस्क की। एलियन मस्क फेमस है, ये अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, फेमस है। टेस्ला इनकी कंपनी है और ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं अभी, सॉरी, इनकी कंपनी है ये। अब देखो, इसको कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया कि आप भारत में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम या इंटरनेट सिस्टम ऑफर कर सकते हो। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का देखो फ़ायदा क्या है। नॉर्मली भारत में हम लोग कम्युनिकेशन या इंटरनेट के लिए किसको यूज़ करते हैं? अधिकतर तो अब जो यूज़ करते हैं वो सेल टावर के थ्रू होता है। मोबाइल कंपनी है, वो सेल का टावर लगाता है, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, उसके थ्रू आपका इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो बहुत ही रिमोट एरिया है, पहाड़ पे है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव है, मुश्किल से 100 आदमी 50 आदमी रहते हैं, वहाँ पे तो कोई प्राइवेट कंपनी जाएगी नहीं, वहाँ पे सेलुलर टावर तो लगाएगी नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं वहाँ पे। तो फिर इस एरिया में भी आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो फिर इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? आप सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करो। इसीलिए स्टारलिंक कंपनी को के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस है, या फिर जो गांव है, एरिया है, या फिर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही रिमोट एरिया में, इनएक्सेसिबल एरिया में, जैसे गढ़चिरौली वगैरह हो गया ना महाराष्ट्र में, जहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल है, वहाँ पे भी वो स्टारलिंक के मदद से कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो याद रखना, महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने स्टारलिंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था, आरबीआई का रिपोर्ट था, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 23-24। इसमें आरबीआई के रिपोर्ट में कहा गया है, बहुत सारे इसमें चीज़ कहे गए हैं, हमारे काम का जो चीज़ है वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बैंक का जो एक्सपोजर था टू द सेंसिटिव सेक्टर, इट वाज 46.62 लाख करोड़ और 27.2% ऑफ द टोटल एडवांस। रफली एडवांस समझो लोन, यानी कि अगर इन्होंने 100 रुपये का लोन दिया था 23-24 में सारे भारत के बैंक्स मिला के, उसमें से 42.62 जो था ना, 27.2% जो था ना 100 में से, वो उन्होंने दे रखा है सेंसिटिव सेक्टर्स को। सेंसिटिव सेक्टर्स कौन होते हैं भारत में बैंक्स के लिए? एक होता है कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज़, और तीसरा होता है रियल एस्टेट। ये एवरग्रीन है, ये कभी भी पूछ सकता है, मेन इसी को याद करना है आपको। कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट। कैपिटल मार्केट हो गया जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कमोडिटीज़ हो गया कच्चा माल, जैसे चावल, गेहूं वगैरह सब में जो ट्रेडिंग करता है, सोने चांदी में ट्रेडिंग करता है, पेट्रोलियम में ट्रेडिंग करता है। रियल एस्टेट तो आप जानते हो, अभी देखा तो ब्रुकफील्ड, वो प्रॉपर्टी जो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। सेंसिटिव सेक्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके प्राइस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है आपका सेंसिटिव सेक्टर्स। लेकिन इसमें यही याद रखना फिलहाल
कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज और रियल एस्टेट को माना जाता है सेंसिटिव सेक्टर्स। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आपको क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। भुवनेश्वरी ए, इनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड। एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, और सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये एसबीआई के ही ऑफिसर हैं। इनको प्रमोट करके बना दिया गया है एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड का एमडी और सीईओ। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है ना, ये एक सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड का, जो कि ग्रुप है किसका, एसबीआई का। ये बेसिकली ना ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेल कस्टमर्स को, और ये रजिस्टर्ड है कहाँ पे, एनएससी बीएसई, यानी कि आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह खोल सकते हो, ये उसी में करता है। एसबीआई कैप, उसका जो टैगलाइन है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट दोनों, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। ठीक है, एक न्यूज़ आया था, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कंपनी की जो कार है ऑल्टो, ये भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। अभी तक इस कार के 47 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं। भारत में इतना ज़्यादा किसी कार का यूनिट नहीं बिका है भारत में। आप जानते हो भारत में सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 1980s में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान दोनों ने मिलकर यह कंपनी सेटअप किया था। गुड़गांव में इसका सेटअप हुआ था, मानेसर है ना, वहाँ पे इसकी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी। और इसकी जो पहली कार थी मारुति 800, वो दिल्ली के कस्टमर को दिया गया था 14 दिसंबर 1983 के। उसके बाद तो भारत में एक रेवोल्यूशन सा आ गया। 1983 से लेकर अभी तक उसने 303 करोड़ पैसेंजर कार बेच चुका है भारत में। और याद रखना, भारत से सबसे ज़्यादा कार का जो एक्सपोर्ट है ना, वो भी आपका मारुति ही करता है। याद रखना, भारत कार एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है स्मॉल कार्स को। ठीक है, आज की बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार का कोई भी शेयर नहीं है। आज इसका मेजर जो शेयर होल्डर है ना, वो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान है, जो इसमें शेयर होल्ड करता है 56.2%। ठीक है, आज के वीडियो में जो कुछ न्यूज़ हैं उस पर बेस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं। पहला, ये बिल्कुल जैसे एग्जाम्स में पूछते हैं ना, उस फॉर्मेट पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, लंबा लंबा क्वेश्चन, देखो एसबीआई वगैरह में आता है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सेबी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एन एक्वायरर who has agreed to acquire or acquired control over a publicly listed target company to make a mandatory open offer to the shareholders of the target company. What is the threshold limit for an acquirer who has agreed to acquire or acquired control over a publicly listed target company to make a mandatory open offer to the shareholders of the target company? A. Acquisition of 10% or more shares or voting rights. B. Acquisition of 20% or more shares or voting rights. C. Acquisition of 25% or more shares or voting rights. D. Acquisition of 26% or more shares or voting rights. E. None of these. इसका आंसर क्या होगा? C. Acquisition of 25% or more shares or voting rights. Question number 2. What is the maximum permissible foreign investment allowed in public sector banks in India? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है? ऑप्शन ए 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक। ऑप्शन बी 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। ऑप्शन सी 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। ऑप्शन डी 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो कितना अलाउड है? 20%। और प्राइवेट बैंक में कितना है? 74%। Question number 3. Which is the first state in India to sign an agreement with Elon Musk Starlink company? Option A Tamil Nadu, Option B Madhya Pradesh, Option C Assam, Option C Maharashtra, Option E none of these.
जानते हो आसान सा है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT को भारत में कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, सी बोथ आरबीआई सेबी, डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये लोग यूनिट बेच के लिस्ट हो जाते हैं शेयर मार्केट में, इसका मतलब कैपिटल मार्केट में आ गए ना। तो फिर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट भारत में कौन करता है? आंसर क्या होगा? सेबी। ये आज के वीडियो में कुछ न्यूज़ थे, और भी न्यूज़ है, मैंने जानबूझ के शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था। और बैंकिंग एंड फाइनेंस में मेरा अनुभव यही है, थोड़ा ज़्यादा होता है तो हैवी सा हो जाता है। ठीक है, आप इस पर फीडबैक दो। हमारा बहुत ही छोटा सा कम्युनिटी अभी यूट्यूब का, लेकिन अगर आप इसको देखते हो ना तो आप कमेंट करके बताओ इसमें और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।